शुक्रिया दोस्तों, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं रवि आपके बीच ऑल इन वन का एपिसोड 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। और ऑल इन वन सेशन में हम लोगों को ये 5 फैक्ट्स, एरर्स, फिलर्स, इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट और क्लोज पैसेज, जिसको क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं, इन 5 फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे ऑल इन वन सेशन का सेकंड एपिसोड में। इसका फर्स्ट एपिसोड आप लोग अवश्य ही देखे होंगे। आइए पुनः आप लोगों को एक बार दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम लोग काम करना सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्वेश्चन पे कैसे कमांड करना चाहिए। देखिए रस का यहां पे सवाल आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। कह रहा है कि आई विल गिव यू द एडवांस इफ यू रिपे इज एज सुन एज पॉसिबली। कह रहा है कि मैं आपको एडवांस दूंगा यदि आप इसे शीघ्र ही, संभवतः जितना सक्षम हो सके शीघ्र ही आप क्या करेंगे, चुका देंगे। माय डियर, आई विल गिव यू द एडवांस, मैं आपको एडवांस दूंगा। ये सेंटेंस में कहीं कोई एरर्स नहीं है। कह रहा है कि इफ यू रिपे, यदि आप रिपे कर देंगे, यदि आप उसको चुकता कर देंगे। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये रिजल्ट है और एक कंडीशन है। तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, कंडीशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, ये आपको पता है। सही है यहां तक। इफ यू रिपे, यदि आप इसको चुकता कर देंगे, इट किस चीज को, एडवांस को, एज सून एज पॉसिबली। माय डियर, एज क्या दिखाता है, एज जो है इक्वलिटी दिखाता है, समानता दिखाता है। तो एज सून एज के साथ जो वर्ड आता है वो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। चूंकि किसी भी चीजों का, कैरेक्टर का, गुण का, अवगुण का समानता दिखाने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो इसके साथ एडजेक्टिव चाहिए, तो एज सून एज। अब इसके बाद पॉसिबली जो हमारा वर्ड है माय डियर, ये क्या है, एडवर्ब है, जो कि हमारा गलत है। पॉसिबली नहीं, एज सून एज पॉसिबल, यही हमारा एरर्स है। तो पार्ट डी आंसर बनेगा। सुधार के लिए पॉसिबली के जगह पे माय डियर क्या लिखना होगा, पॉसिबल लिखना होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पॉसिबल। नेक्स्ट है ही इज ऑब्वियसली रिलक्टेंस, उनका स्पष्ट। रिलक्टेंस का मतलब होता है निरुत्सुकता, उदासीनता। वॉज व्यूड, उनकी जो बिल्कुल स्पष्ट जो उदासीनता है किसी काम के प्रति, कोई एक्टिविटी के प्रति, वॉज व्यूड देखा गया, सीरियसली को, कि वो बहुत ही सीरियसली था। बाय हिज सुपीरियर्स, किसके द्वारा देखा गया, किसके द्वारा अनुमानित किया गया, किसके द्वारा गेज किया गया, तो उनके सुपीरियर्स के द्वारा। ही वॉज सस्पेंडेड, और उनको क्या किया गया, काम से सस्पेंड कर दिया गया। तो उनकी क्या चीज देखी गई, रिलक्टेंस। देखिए एएनसी शब्द के लास्ट में एएनसी लगा हुआ है, मतलब हमारा वर्ड क्या है माय डियर, नाउन है। और करा कि निरुत्सुकता, उदासीनता। कैसी उदासीनता, स्पष्ट उदासीनता, साफ सुथरी उदासीनता। तो उदासीनता जो नाउन है, ये नाउन अपने पहले क्या डिमांड कर रहा है, एडजेक्टिव का डिमांड कर रहा है। तो एडजेक्टिव देखिए, तो ऑब्वियसली जो है एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली हमारा एडजेक्टिव नहीं है माय डियर, ये एडवर्ब है। यहीं पे एरर्स है, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्वियस होगा। ऑब्वियस, स्पष्ट रिलक्टेंस, स्पष्ट उदासीनता, निरुत्सुकता। वॉज व्यूड सीरियसली बाय हिज सुपीरियर्स, उसके सीनियर्स के द्वारा, सुपीरियर्स के द्वारा उसकी जो ये उदासीनता थी काम के प्रति, वो व्यू कर लिया गया, गेज कर लिया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो माय डियर, हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए। और ऑब्वियसली जो हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब कहिए कि आप कैसे जान गए कि ऑब्वियसली हमारा एडवर्ब है। तो मुझे पता है कि माय डियर किसी भी वर्ड में के लास्ट में OUS लगा हुआ है, तो उसको हम क्या समझते हैं, एडजेक्टिव समझते हैं। और एडजेक्टिव के साथ ly जुड़ गया तो वो एडवर्ब हो गया। आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, एडवर्ब को कैसे पहचाने, वो वीडियो जो आइडेंटिफिकेशन का जो सीरीज बना है, उस सीरीज में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहां ऑब्वियस हमारा फिट होगा। तो आंसर का जो पार्ट बनेगा माय डियर, पार्ट ए। नेक्स्ट कर रहा है टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ, अपने नए चुने गए स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए। TRAIN क्या है, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन जो यहां पे वर्ड है माय डियर, यह नाउन नहीं है, यह क्या है, मेन वर्ब है। यह क्या है, मेन वर्ब है, मतलब प्रशिक्षित करना। तो अपने नए रिक्रूट किए गए माय डियर, रिक्रूट स्टाफ होगा या रिक्रूटेड स्टाफ,
जो स्टाफ पहले ही चुन लिया गया है, जो स्टाफ की भर्ती हो गई है, उस स्टाफ को प्रशिक्षित करने की बात होगी ना, कि जो स्टाफ की भर्ती हुई ही नहीं वो स्टाफ कैसा होगा। तो देखिए, स्टाफ हम उसी को कहेंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसकी भर्ती हो गई है, उसको एंट्री मिल गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। तो रिक्रूट स्टाफ, यहीं पे एरर से माय डियर, रिक्रूट स्टाफ नहीं होगा, रिक्रूटेड स्टाफ। और स्टाफ कैसा है? जो जिसकी रिक्रूटमेंट हो गई है, जिसका सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन या सिलेक्ट स्टाफ नहीं होगा, सिलेक्टेड स्टाफ होगा। तो ठीक उसी तरीके से सिलेक्ट, यहां पे हमारा जो रिक्रूट स्टाफ है, रिक्रूट स्टाफ नहीं होगा माय डियर, क्या हो गया? रिक्रूटेड स्टाफ होगा। रिक्रूटेड, रिक्रूटेड का मतलब हो गया, हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं चयनित कर्मचारी। मतलब जिस कर्मचारी का चयन पहले हो गया है, उन कर्मचारियों को जो नए नए हैं, वो कर्मचारी कैसा, देखिए स्टाफ हमारा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए रिक्रूटेड जो है एडजेक्टिव आ गया, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए न्यूली जो है हमारा क्या माय डियर आ गया? एडवर्ब आ गया। तो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, नव चयनित स्टाफ, कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए द कंपनी हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कंपनी जो है एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को डेवलप किया है, ताकि हम जो नए नए स्टाफ जो रिक्रूट कर लिए हैं, रिक्रूटेड, जिनकी रिक्रूटमेंट हो गई है, उसको प्रशिक्षित करें। तो इस तरह से एरर्स के सवालों को पढ़ते हैं और एक शब्द से दूसरे शब्दों का क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। तो यहां पे जो ऑप्शन जो हमारा जाएगा माय डियर, जो एरर का पार्ट है वो हमारा है रिक्रूट, ये हमारा बी पार्ट में है, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे वो है इंप्रूवमेंट का सवाल। अब देखिए, ये पूरा एक सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, यहां से सेंटेंस शुरू होकर के यहां पे लास्ट कर गया। अब बीच में कुछ ऐसे पार्ट हैं सेंटेंस के जिनको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब इसमें कोई एरर्स है, कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें कोई गलती है। उसके लिए ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस 4 में 3 ऑप्शन है और एक है नो इंप्रूवमेंट, मतलब अभिप्राय यह हुआ कि ये सही है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में आंसर हमारा बनेगा नो इंप्रूवमेंट। और यदि एरर्स है तो इन तीनों में से कौन ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें फिट बैठेगा। तो आइए देखते हैं। टुडे, आज वी हैव अ प्रोग्रेस्ड इकोनॉमी। आज हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफी क्या है? प्रोग्रेस्ड है। प्रोग्रेस मतलब विकसित है, विकसित अर्थव्यवस्था है। आगे, इलेक्ट्रिफाइड लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिफाइड है, जो मतलब वो पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट हो गई है। एंड एक्सोटिक वेकेशन, और आज हमारे पास बहुत एक्सोटिक, मतलब एक से एक अजूबा वेकेशन भी है, छुट्टी भी है, जहां हम लोग छुट्टी बिता सकते हैं। एवरीथिंग, सब कुछ है, एट द क्लिक ऑफ अ माउस, मतलब कंप्यूटर की जमाना है, कंप्यूटर का एक क्लिक पे हम सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो माय डियर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अभी पूर्ण रूपेण प्रोग्रेस्ड नहीं हो पाया है, विकसित नहीं हो पाई है, या लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है, कभी खोज कभी रुकता नहीं माय डियर, हमेशा एक्सप्लोरेशन होते रहता है। इसलिए यह कह देना कि लाइफ स्टाइल पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इलेक्ट्रीफाई स्टाइल हो रहा है, जारी है, लेकिन पूर्ण रूपेण हो गया है। इकोनॉमी हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण नहीं हुई है। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी और इलेक्ट्रिफाइड। तो देखिए, यहां कंटिन्यू हो जाएगा और यहां परफेक्ट हो जाएगा। तो यदि कंटिन्यू होगा तो दोनों, नहीं तो परफेक्ट होगा तो दोनों होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। प्रोग्रेस्ड इकोनॉमी और इलेक्ट्रिक लाइफ स्टाइल, इलेक्ट्रिक लाइफ स्टाइल का कोई मीनिंग ही नहीं आएगा, ये मीनिंगलेस ऑप्शन हमारा हो गया। हमारा जो ऑप्शन होगा माय डियर, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी एंड इलेक्ट्रीफाइंग लाइफ स्टाइल्स, मतलब आज हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है? प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है विकासशील है, विकास के रास्ते पे है, विकास कर रही है। इलेक्ट्रीफाइंग लाइफ स्टाइल्स, और लाइफ स्टाइल्स भी जो है वो क्या हो रही है? इलेक्ट्रीफाई हो रही है। दिन प्रतिदिन हम लोग क्या है? कॉमन जो लाइफ स्टाइल है, कॉमन जो हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इलेक्ट्रिकल होते चला जा रहा है। दोनों जारी है। देखिए, दोनों एक प्रकार का एक्शन है, दोनों कंटिन्यू है। ये ऑप्शन हमारा सी नंबर इसका आंसर बनेगा इंप्रूवमेंट का। तीसरे नंबर का जो सवाल है माय डियर, वो है फिलर्स का सवाल।
कह रहा है कि ही wants to succeed in life must be prepared to work hard। देखिए who, whose, whom, which जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग सेशन में अपना वीडियो में जो रिलेटिव प्रोनाउन की हम लोग को जो उसका यूज किया है ये बहुत अच्छा तरीके से समझे थे, यूनिक हम लोग का जो रूल था। तो आइए देखिए, कह रहा है कि ही वह जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, उसको अवश्य ही कठिन परिश्रम करने के लिए रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो देखिए ही यहां क्या है, कोई व्यक्ति के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ही वांट्स टू सक्सीड, वह सफल होना चाहता, सफल होना कौन चाहता है, वह। तो देखिए ही जो है इस क्लाउज का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को अगले क्लाउज से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। अब इसमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हुम नहीं है, हुज नहीं है, हु या विच है। यहां व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा हु हो गया। करेक्ट, इट इज टाइम सुमन एंड चंदू देयर होम, वही समय है जब सुमन और चंदू अपने घर क्या चीज पहुंच गए। तो माय डियर हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम लगा हुआ देख लिए, यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे ऐसा कुछ देख लिए, तो वो जो सेंटेंस होगा पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। तो इट इज टाइम सुमन एंड चंदू वेंट दियर होम होगा, गो नहीं, रीच नहीं, कम नहीं, कोई दूसरे टेंस में वो सेंटेंस डेवलप नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। नेक्स्ट कह रहा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कह रहा है कि होम्योपैथिक इलाज जो है देश से, कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि होम्योपैथिक इलाज जो है कटौती करती है, क्या करती है, द नीड फॉर ऑपरेशन की जो आवश्यकता है, जिस किसी भी रोग में ऑपरेशन की जरूरत है, एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी, और जो सर्जरी होगी तो उससे जो जोखिम होगा, जो खतरा होगा, उसको क्या करती है, कट्स ऑफ करती है, कट्स डाउन, कट्स आउट, कट अवे। देखिए कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज से कट आउट का मतलब होता है पूर्ण रूपेण हटा देना। तो कोई भी इलाज से हम यह कह दें कि पूर्ण रूपेण ये चीज हट ही जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आउट यहां पे हमारा खत्म हो गया। अब कह रहा है कि कट ऑफ का मतलब होता है बुझा देना, यहां बुझाने का कोई अभिप्राय नहीं है। कट डाउन और कट अवे का मतलब होता है माय डियर अलग करके हटा देना, एक जगह से उसको काट करके अलग कर देना, इसकी भी यहां पे कोई मीनिंग नहीं है। यह फ्रेज है कट डाउन का मतलब होता है माय डियर कटौती करना, नीचे लाना, डिक्रीज करना, कम करना। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उन लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक इलाज जो है कट्स डाउन, कम करती है द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी, मतलब सर्जरी जो होगा उससे कोई जोखिम हो सकता है या ऑपरेशन की जरूरत रह सकती है, ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है, इसकी संभावनाओं को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, नीचे लाती है। तो यहां पे हमारा जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा कट्स डाउन हो जाएगा। आइए तो अब हम लोगों को रीअरेंजमेंट पे बात करनी है। रीअरेंजमेंट मतलब इनके जो सेंटेंस, जो 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर में नहीं है, इनको फिर से रीऑर्डर करके इनको सजाना है। तो कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस व्हेन दीज, जब ये सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है एक टीम का क्या है, गोल्स है, गोल्स का अभिप्राय यहां से, यहां लक्ष्य से है। तो यहां पे बता रहा है कि गोल्स वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1990 में जब फॉर्मुलेट किया गया। जैसे ही माय डियर दीज, व्हेन ये सब हम देख लिए, तो ये सेंटेंस पैराग्राफ का फर्स्ट नहीं होगा, स्टार्टर नहीं होगा। कह रहा है कि दिस वुड स्टिल, फिर आ गया दिस, ये भी पैराग्राफ का प्रथम सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडियन हैज बीन मॉडरेटली सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, भारतीय लोग गरीबी का खात्मा करने में औसतन एवरेज तौर पे सक्सेसफुल रहे हैं। ये सेंटेंस हमारा इस पूरे पैराग्राफ का फ्री सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी वक्ता का ये स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस प्रथम स्थान पे हो सकते हैं। आगे देखते हैं सिंस देन, उस समय से, किस समय से, कहीं ना कहीं समय की चर्चा है तब तो सिंस देन लिखा गया है। दूसरा यहां प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, यह भी सेंटेंस पैराग्राफ का फर्स्ट नहीं होगा, स्टार्टर नहीं होगा। नेक्स्ट टुडे इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा आकलन किया जाता है, यह आकलन किया जाता है, कुछ है जिसके लिए इट शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब यह भी पहला स्थान पे नहीं होगा। 6 है हाउएवर हमारा माय डियर कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पैराग्राफ का स्टार्टर नहीं होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि पहले स्थान पे हमारा क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरे स्थान पे क्या होगा, कह रहा है कि भारतीय
गरीबी का उन्मूलन करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन कह रहा है देखिए इसी लाइन का विरोधाभास है, इसी का जो है हमारा क्या है, एंटीथेसिस है। हालांकि इरेडिकेटिंग, देखिए इरेडिकेटिंग पोवर्टी ही हमारा हंगर है, मॉल न्यूरिशमेंट है। इसी से पोवर्टी, गरीबी तो बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन भूखमरी एवं कुपोषण स्टिल रिमेन्स अ की चैलेंज, अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, की चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? सरकार के द्वारा एक टीम का गठन हुआ है जो समाज में व्यापक भिन्न भिन्न प्रकार का जो अब्यूजेज हैं, जो एबिल्स है, उस पर जांच करती है, उसको देखती है, समझती है। तो उन लोगों के अनुसार, उन लोगों का मानना है कि गरीबी तो बहुत हद तक सही हुआ है, हालांकि हंगर, भूखमरी एवं कुपोषण अभी का खात्मा होना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह खात्मा पूर्ण रूप में नहीं हो पाया है। अब देखिए इसके बाद कौन सा सेंटेंस हमारा सटीक आएगा। देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यहां है। अब इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का चर्चा यहां विस्तार से किया गया है। वेन, जब, अकॉर्डिंग टू, क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भूखमरी और कुपोषण जो है अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे क्या करा कि व्हेन दीज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, जब यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो, ये जो टीम थी, ये जो योजना लाया गया, इसको जब फॉर्मुलेट किया गया, कब? 1990 में। उस समय 53% ऑफ ऑल इंडियन चिल्ड्रन वर नॉरिश्ड, मतलब 53.5% पूरे चिल्ड्रन, भारतीय बच्चे जो थे वो नॉरिश्ड थे। नॉरिश्ड का मतलब क्या थे? वो मॉल न्यूरिश्ड थे, यहां करने का अभिप्राय है, मतलब वो कुपोषित थे। तो हमारा 3 का रिलेशन, थर्ड नंबर का रिलेशन जो है वो किसको ले रहा है? थर्ड के बाद 6, ध्यान दीजिए, थर्ड के बाद 6 और 6 के बाद हमारा क्या आ रहा है माय डियर? 1 आ रहा है। अब देखिए ये लाइन को, कौन लाइन हमारा सबसे ज्यादा जो है कोरिलेट करेगा? तो ऑल इंडियन चिल्ड्रन वर नॉरिश्ड कर रहा है कि यहां कर रहा है कि इन 1990 से। अब इसी समय को दिखाने के लिए ना 4 नंबर में लिखा हुआ है सिंस देन। 1990 से मतलब उस समय से, सिंस देन उस समय से, प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, उस समय से यदि देखा जाए, आज का आंकड़ा यदि देखा जाए तो इस मामले में, मतलब हंगर को हटाने के मामले में, कुपोषण को हटाने के मामले में, गरीबी को इरेडिकेट करने के मामले में इसकी प्रोग्रेस जो है, इसकी जो स्पीड जो है बहुत स्लो रही है। तो एक को कौन रिलेट कर रहा है? 4 नंबर का सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा 3, 6, 1, 4। अब इसके बाद क्या है? तो यहां तक हम लोग पहुंचे करें कि टुडे, आज, इट इज एस्टिमेटेड, आज जो है यहां बता दिया कि अभी तक बहुत, उस समय से आज तक बहुत स्लो है, कह रहा है कि आज इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा आकलन किया जाता है दैट मॉल न्यूरिशमेंट कुड डिक्लाइन टू 40% बाय द एंड ऑफ 2015, कि 2015 के अंत तक 40% तक कुपोषण को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जितना कुपोषण पहले से, उस समय, जिस समय ये कार्यक्रम बनी, उस समय जब उसका आकलन किया गया, सर्वे आया, तो वहां से यदि जितना परसेंट था उसका मात्र 40% ही 2015 के लास्ट तक समाप्त हो पाया है। अभी भी बाकी का शेष बचा हुआ ही है। तो इतने बड़े गैप के बाद भी अभी मॉल न्यूरिशमेंट, अभी कुपोषण समाज में, अभी हंगर का शिकार जो है समाज हो रहा है, अभी गरीबी का शिकार समाज हो ही रहा है। तो 5 नंबर हमारा, और सबसे लास्ट का जो सेंटेंस बन गया माय डियर 2, ये इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूडिंग लाइन है, पूरा का कंक्लूजन दे रहा है। दिस वुड स्टिल बी बिलो दैट टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग मॉल न्यूरिशमेंट टू 28.6%, मतलब 28.6% तक अभी भी कुपोषण को कम करना रह ही गया है। अभी भी इतना कुपोषण हमारा, यदि परसेंटेज देखा जाए तो इतनी कुपोषण हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में व्याप्त है, मौजूद है। तो इसका जो सीरीज होगा, इसका जो हमारा ऑर्डर होगा माय डियर, सबसे पहले 3, देन 6, देन 1, उसके बाद 4, 5 और 2, इस तरह से जब अरेंज करेंगे तो इसका क्लियर एक मीनिंग, एक क्लियर पैराग्राफ का ये निर्माण करेगा। आइए इस सेशन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ,
मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, पत्रकारिता में डिलीवर होता है, पब्लिक तक पहुंचाया जाता है क्या? तो पत्रकारिता मूल तौर पे न्यूज से जुड़ा हुआ चीज है, न्यूज का बात करता है। तो देखिए पत्रकारिता आइटम्स देता है, मीनिंगलेस है, कैंसिल हो गया। कार्टून्स, पत्रकारिता कार्टून्स के लिए बनाया गया है। देखिए ऑलरेडी इंटरटेनमेंट की चर्चा है तो कार्टून्स पे इसका कोई हाईलाइट नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। एडवर्टीजमेंट, पत्रकारिता का बात केवल एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, इसका भी कोई अभिप्राय यहां नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट भी कैंसिल। पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन जो है ये डिलीवरी करता है, इसका काम है क्या करना? न्यूज को डिलीवर करना। आइडियाज, जनमानस के भावनाओं को डिलीवर करना, लोगों तक पहुंचाना। एंड और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट टू थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों तक, कितना लोगों तक? लाखों हजारों लोगों तक इंटरटेनमेंट, लोगों की भावनाएं, और न्यूज, न्यूज मींस क्या हो गया? समाचार पहुंचाना ही, डिलीवरी करना ही मास कम्युनिकेशन का काम है। नेक्स्ट कह रहा है सिमुल्टेनियसली, सबको एक साथ, सबको साथ साथ, मतलब न्यूज को भी, आइडियाज को भी, इंटरटेनमेंट को भी, तमाम चीज देता है। कह रहा है कि इट इज अ फोर्स, मास कम्युनिकेशन जो हमारी है, हमारा जो पत्रकारिता है, हमारा जो ये ग्रुप है, ये इसके पास एक ऐसी ताकत है, यह एक ऐसा फोर्स है विथ अनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल मतलब असीमित, अपार, ऑन टूडेज वर्ल्ड, आज पूरे विश्व में इसका क्या है? विथ इनकैलकुलेबल क्या? वर्थ, इंपैक्ट, फोर्स की वैल्यू, इसका क्या है? तो फोर्स या वर्थ का यहां पे कोई अभिप्राय नहीं है। विथ इनकैलकुलेबल, बताइए इंपैक्ट ऑन टूडेज वर्ल्ड की वैल्यू ऑन टूडेज वर्ल्ड, तो वैल्यू भी नहीं, इंपैक्ट, इंपैक्ट का अभिप्राय हो गया, मतलब आज पूरे विश्व पे पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा क्या है? इंपैक्ट है, अफेक्ट है। इंपैक्ट मींस प्रभाव होना। कह रहा है कि द डॉट 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 ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की क्या चीज? मास कम्युनिकेशन की डायनामिज्म, फोर्स, सक्सेस की ताकत, पावर, रेस्ट, खाली स्थान, द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर टू अंडरस्टैंड द रेसिपिएंट्स थिंकिंग। कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन का, ये जो मीडिया का जो है वो क्या है? मतलब मीडिया की जो पावर है, जो ताकत है, वो क्या है? रेस्ट, रेस्ट के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन यहां पे एग्जैक्ट आएगा, टू जुड़ा हुआ आता है, जुड़ा हुआ होता है द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर, मतलब जो मास कम्युनिकेटर होता है, जो न्यूज को कम्युनिकेट करता है, लोगों तक पहुंचाता है और लोगों से प्राप्त करता है। टू अंडरस्टैंड द रिसिपिएंट्स थिंकिंग, जो रिसिपिएंट करने वाले हैं, जो न्यूज को सुनने वाले हैं, जो जनमानस है, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच को समझ करके जो कम्युनिकेटर है उसके पास स्किल्स पे, उसके पास कितना स्किल्स है उस पे डिपेंड करता है। रेस्ट, रेस्ट का मतलब यहां है निर्भर करना, डिपेंड करता, डिपेंड करना, टिका हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, तो रेस्ट टू द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर, मतलब जो मीडिया में, जो टीवी पे, जो न्यूज में, जो जनमानस की सोच को समझ करके जो बातों को एक्सप्लेन करने का जिसके पास जो स्किल है, वही मास कम्युनिकेशन की मेन क्षमता होती है। द पावर ऑफ द मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की जो क्षमता है, जो पावर है, जो मूल, जो अहमियत है, वह टिकी हुई है किस चीज पे? रेस्ट टू, टिकी हुई है, से जुड़ी हुई है द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर, जो किसी भी न्यूज को, किसी भी चीजों को लोगों तक पहुंचाती है और पब्लिक डोमेन में जाकर के वहां उनकी भावनाओं को ला करके लोगों तक पहुंचाती है, उससे जुड़ी हुई है, उस पर टिकी हुई है। आइए तो हम इन तमाम ऑल इन वन का सेकंड सेशन में इन तमाम पांचों चीज पे बारी बारी से कुछ सवालों पे चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा हुआ होगा और आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।